नमस्कार साथियों, वेलकम टू 11 क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारे पास डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है और उसकी चर्चा कर चुके हैं। टेबुलेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन किस तरीके का होता है, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, जो अन्य अन्य टॉपिक्स थे। मतलब ये कहने का कि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था उस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा कर चुके हैं और उस पर एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। और आने वाले संडे को एक आध प्रैक्टिस सेट उस पर होगा। और उसके साथ आज की क्लास से हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पोर्शन देखेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा पर चर्चा करेंगे। फिर उसके साथ ये यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमारे पास टॉपिक्स दिए गए हैं, चाहे अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, मीडियन मोड हो और पार्टीशन वैल्यूज़ हों, तो इनसे ज़्यादातर केसेस में एक या दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस लगभग हर पेपर में आए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को एक अच्छी डिटेल तरीके से पढ़ा जाए और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा हो। और जेएसओ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज शुरू होने वाली है। तो मान के चलिए इस मतलब अक्टूबर महीने में जो भी क्लासेस चल रही हैं, जैसे जैसे जो टॉपिक ख़त्म होते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चंस को एक साथ हम लोग कलेक्ट करके उसको सॉल्व कराएंगे। फिर उसके साथ फिर लास्ट में जब हमारे पास टाइम आपके पास कम रह जाएगा, जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा, तो उसके कुछ दिन पहले महामैराथन की क्लास पर हम लोग सारे सिलेबस को एक बार रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास के स्टार्टिंग करते हैं। तो ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक। और आप अगर L1 क्लासेस प्रयागराज L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आप एक ऐप मिलेगा जिसपे रजिस्ट्रेशन करके, लॉगिन करके आप लोग बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज की जो सिलेबस की चर्चा है इसमें देखेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इस वाले पोर्शन पे आते हैं। ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। और कोशिश करेंगे कि एक जो डिस्कशन है वो ज़्यादा हेल्दी हो और उसके साथ मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो यहाँ पे आए हुए हैं उन पर विशेष फोकस हमारा रहेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से आप लोगों का मतलब सॉल्व आउट हो और सारे क्वेश्चंस आप लोग इस योग्य बने कि आप लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके आइडियल मेजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर मेन, मीडियन, इस तरीके से चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग देखेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल मेजर या एक कुछ ऐसी वैल्यू हमारे पास दे दी जाए जो उस डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस को बता दे, एक लाइन में इस तरीके से बता दे। हाँ, इसमें जैसे मतलब अगर हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारे पास मेजर होता है वो एक ही फर्ट में एक मतलब ऐसा डेटा हमारे पास मेजर का देता है, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसके बारे में, कि वहाँ पर आने वाली सारी इन्फॉर्मेशंस को एक वैल्यू से, एक ऑब्जर्वेशन से, एक मेजर से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके उस पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी का मतलब क्या है कि इट इज अ कांस्टेंट that enables us to comprehend it is a constant that enables us to comprehend uh, the that enables us to comprehend the uh, observations or
और प्रॉपर्टीज, ये ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जर्वेशंस और प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशन का मतलब वो नहीं कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा लिखा रहता है। ऑब्जर्वेशंस का मतलब जो हम एक एट ए ग्लांस वहाँ पे देखते हैं, ये इस सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा। दैट इज that enables us to comprehend the observation or properties in a single effort। एक सिंगल एफर्ट में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में अगर हम बता देते हैं तो उस मेजर को हम कहते हैं, या उस वैल्यू को, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कि हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, पहले उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है कि 4 विकल्प दे देगा और उसमें कहेगा कि इसमें से कौन सा आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो आइडियल मेजर होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के जो आइडियल मेजर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज इनमें से कौन नहीं है या हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला क्या होगा, इट इज रिजिडली डिफाइंड। ठीक, दूसरा क्या, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक, अगला, इट इज यूज्ड इन फ्यूचर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि मतलब पहले रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसकी डिफिनीशन स्पष्ट होनी चाहिए, और उसके बाद ये सभी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड कर रहा हो, ऐसा नहीं कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को हम हटाकर भी उसका कैलकुलेशन कर सके। फिर उसके बाद इसका फ्यूचर में यूज होना चाहिए। ठीक है, और अगला, इट इज सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट, मतलब इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान होना चाहिए। फिर उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग जो हमारे पास हो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो फ्लक्चुएशन हो। फ्लक्चुएशन का मतलब इतना समझिए कि जैसे हमारे पास जो डेटा दिया गया है 2 डायमेंशनल, अगर हमारे पास जो ग्राफ है, अगर इसमें स्कैटर डायग्राम इस तरीके से कुछ दिया गया है, तो ये जो डेटा के बीच में डिफरेंसेस यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं 2 ऑब्जर्वेशंस के बीच में, इनको हम कहते हैं कि ये जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन का मतलब जो विचलन है सैम्पलिंग का, जो ऑब्जर्वेशंस के बीच में विचलन है, वो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास एक अगली प्रॉपर्टी होती है कि जो ये मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनसे भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज से भी ये प्रभावित ना हो। जैसे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे 1, मान लीजिए कि अर्थमेटिक मीन की हम चर्चा कर रहे हैं 1, 10 और 10 का, यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन निकाले, तीनों को जोड़े, 3 से डिवाइड कर दिए। अब यही ऑब्जर्वेशन हमारा ये हो गया, तो अर्थमेटिक मीन तुरंत चेंज हो जाएगा। या ऑब्जर्वेशन ये हो गया, 1 0 और बढ़ गया, 1 0 और बढ़ गया, इस तरीके से 0 बढ़ते जाएं, और यहाँ पे देखेंगे तो केवल एक वैल्यू जो है ऑब्जर्वेशन को बहुत प्रभावित कर दे रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, जो भी दुनिया में आइडियल लोग भी होते हैं, जो उनको ये कहा जाता है कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में उनमें अपने जो कैरेक्टर होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या जो उनका अपना व्यक्तिगत चरित्र होता है, या उनके जो रहन सहन खान पान का तरीका होता है, उससे प्रभावित नहीं होता।
ठीक है। तो अब ये चीज़ें यहाँ पर मतलब ये इतनी 6 प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ये होती हैं कि हमारे पास आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन प्रॉपर्टीज में जो 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी गई, 4 इधर और 2 इधर, इन प्रॉपर्टीज में जो भी हमारे पास जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी उसी को हम बोल देंगे कि ये हमारा आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है। तो अब एक एक करके हम सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं उनको देखते हैं, फिर इस प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएंगी उसी को हम कहेंगे कि ये हमारा आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो मेथड्स होते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग होगी कि मेथड्स टू फाइंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले जो हमारे पास मेजर होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला मेजर होता है इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, या सिंपली इसको मीन ही कह दिया जाता है, या इसी को सिंपल मीन भी कह दिया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। तीसरा इसमें जो होता है इसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद चौथा जो इसमें होता है इसको हम कहते हैं ये मीडियन है। पांचवा जो होगा उसको हम लोग मोड बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो ये दो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं जो बीएससी के सिलेबस में है, इससे रिलेटेड जेएसओ के एग्जाम में क्वेश्चंस नो डाउट आते हैं, लेकिन इससे इतर जो है इससे अलग हटके एक्सेप्ट दीज 5 मेजर्स वी हैव आल्सो 2 or 3, मतलब जो हमारे पास जो 2 या 3 जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो 2 or 3 मेजर्स हैं वो भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में काउंट होते हैं और उन पर भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, जैसे प्रोग्रेसिव एवरेज, सेमी प्रोग्रेसिव एवरेज, फिर उस तरीके से मूविंग एवरेज, इस तरीके की बाकी चर्चाएं होती हैं। तो इसमें जो हमारे पास अगला मेजर है, जो हमारे पास 6वां मेजर है, इसको कहते हैं सेमी एवरेज। ठीक है। और 7वां जो है इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एवरेज। ठीक है। और इसमें प्रोग्रेसिव एवरेज में भी एक टॉपिक होता है मूविंग एवरेज का। तो मूविंग एवरेज जब हम टाइम सीरीज डेटा पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में ही है कि टाइम सीरीज की जब हम लोग बातें करेंगे तो वहाँ पर हम लोग मूविंग एवरेज की चर्चा करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से उनका कैलकुलेशन होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास मेजर्स अभी लिखे गए हैं, ये इन मेजर्स को अलग अलग स्पेशली एक एक नाम दिया जाता है। ठीक है। क्या नाम दिया जाता है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसको सबसे पहले यहीं पे लिखिएगा कि जो आपका ये मेजर होता है ये इतना पोर्शन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे मैथमेटिकल मेजर हैं। ठीक है। ये हमारे मैथमेटिकल मेजर हैं। ठीक। अब इसके बाद जो हमारे पास ये दोनों बच रहे हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पोजिशनल मेजर हैं। पोजिशनल मेजर या एवरेज कह सकते हैं, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज या पोजिशनल मेजर। अब इसके बाद जो आपके पास यहाँ पर 2 लिखे गए हैं इनको हम कहते हैं ये बिजनेस एवरेज या मेजर है। ठीक है। बिजनेस मेजर या एवरेज, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें लिख दिया था ये 4 ऑप्शन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन।
और उसमें बोला था कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपका मैथमेटिकल मेजर है, मैथमेटिकल एवरेज है, जबकि यहाँ पे मीडियन देखेंगे तो ये पोजिशनल मेजर होता है या एवरेज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल एवरेज, तो उस केस में आपके पास यहाँ पर कुछ 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो उसमें इन तीनों में कोई एक यहाँ पे रहेगा ऑप्शन, या 2 ऑप्शन दे दिया गया, ए बी दोनों है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसमें ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारे पास मेजर्स लिखे गए हैं, मीडियन मोड को पोजिशनल एवरेज, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन को मैथमेटिकल एवरेज, और सेमी एवरेज और प्रोग्रेसिव एवरेज को बिजनेस एवरेज हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मतलब नॉर्मल जो इनका क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन आपका हुआ। अब इसके बाद हम लोग एक एक मेजर पे चर्चा करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि जिस तरीके से जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इन सब के प्रूफ और बहुत सारे फार्मूले जो होते हैं, बीएससी के लेवल पे बहुत सारे फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। इनमें हम लोग उन फार्मूले का प्रूफ नहीं करने वाले, प्रूफ यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, उससे सिलेबस लंबा होगा। और आपको चूंकि बीएससी नहीं कर रहे हैं, आप बीएससी से निकल चुके हैं, ग्रेजुएशन से निकल चुके हैं, तो इस केस में आपके पास एक जो इसके शॉर्टेस्ट तरीके होते हैं और उनके जो रिजल्ट होते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन के लगभग हल करने हैं, उसमें जो आ रहा हो आप उतना हल करेंगे। लेकिन मतलब जो आपको क्वेश्चंस, जैसे जहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट के जो एग्जाम हैं उनमें कहीं कहीं 120 आता है, कहीं 150 आता है, और सीजल में लगभग यहाँ पे 100 है। तो इतने क्वेश्चन को यहाँ पे हल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि मतलब जो हमारे पास शॉर्टेस्ट तरीके होते हैं, जो ट्रिकी तरीके होते हैं, हम उनको बताएंगे यहाँ पर, और उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो एक डेरिवेशन होता है, बड़ा सा फार्मूला होता है कि मीडियन के फार्मूले का डेरिवेशन, मोड के फार्मूले का डेरिवेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के जो फार्मूले हैं उनका डेरिवेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कराना, वो आपके काम का नहीं है, वो बीएससी का सिलेबस हो जाएगा। और आपके सिलेबस में यहाँ पे जो टॉपिक हैं, जो हैं, उनकी हम चर्चाएँ यहाँ पे सर्ट करेंगे, और ताकि कोई भी रिजल्ट छूटने ना पाए। रिजल्ट सारे आएंगे जो बीएससी में आप लोग पढ़े हैं, उनके साथ साथ कुछ यहाँ पे जैसे बीएससी के सिलेबस में ये नहीं है सेमी एवरेज और प्रोग्रेसिव एवरेज, तो इसको वहाँ पे नहीं पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा सिलेबस कहाँ में चर्चा पर चर्चा में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। या इसी को सिंपली हम लोग मीन कह देते हैं। ठीक है, तो मीन क्या होता है, इसमें देखिए कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन AM इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, इन्हीं के लिए 2 केसेस होते हैं, मतलब 2 क्या 3 केसेस होते हैं जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, कि जब आपके पास केवल डेटा दिया गया हो, एक्स का मान दिया गया हो, फिर उसके साथ एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, और फिर क्लास इंटरवल दिया गया हो। तो उस केसेस में हम लोग करते कैसे हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे एक एक केस के लिए। तो यहाँ पे केस पहला क्या हो जाएगा, पहला केस होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको कहेंगे डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कि डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी n ऑब्जर्वेशंस,
देन अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार क्या बताया, टोटल सम क्या, x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n। ठीक, तो ये x बार क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n समेशन i बराबर 1 to n xi। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा जब आपके पास फ्रीक्वेंसी ना दी हो। ये पहला केस था। ठीक है, ये पहला केस था। ठीक है, अब केस जो हमारे पास दूसरा है उसको देखते हैं। जब हमारे पास डिस्क्रीट केस मतलब x1 x2 का मान और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी है, तो उस केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे केस 2, ये क्या है कि इसको बोलते हैं डिस्क्रीट केस और फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो इस केस में क्या करते हैं, लेट डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास इस तरीके से लिखे रहेंगे x1 x2 x3 अप टू xn। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी f1 f2 f3 fn। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, x इंटू एफ निकालते हैं। ठीक है, x इंटू एफ निकालते हैं और ये क्या हो जाता है x1 f1 x2 f2 x3 f3 अप टू xn fn। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक मीन का मान क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन का मान हो जाता है इस वाले टर्म का जोड़ x इंटू एफ समेशन i बराबर 1 to n xi fi अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन i बराबर 1 to n fi। इसी को वेटेड मीन भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसी को वेटेड मीन कहते हैं। और इसका टोटल जोड़ हम यहाँ पे इसको कैपिटल N लिख देते हैं और i बराबर 1 to n fi xi। ये आपका फार्मूला हो जाएगा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है, तो इसी को वेटेड मीन कहते हैं। एफ आई यहाँ पे वेट है, कहीं कहीं एफ आई को डब्ल्यू आई भी लिख दिया जाता है, तो कहीं कहीं कुछ इस तरीके से आपका लिख दिया जाता है, इसी को कह देंगे यहाँ पर वेटेड मीन है, वेटेड मीन। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n या और समेशन आई डब्ल्यू आई एक्स आई। डब्ल्यू को वेट से दिखा देते हैं, यहाँ एफ आई को वेट से दिखा दिया गया है। ठीक है, तो बहुत इसमें मतलब नहीं है, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वही वहाँ पे वेट हो जाता है, जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी रहती है वही वेट हो जाता है, तो इसी को हम लोग वेटेड मीन भी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा केस जो हमारे पास होता है कि उसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, तो तीसरा केस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, केस 3। अच्छा, इससे दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियरिटी कम है तो इसलिए पेन चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूअस केस फ्रीक्वेंसी इज गिवन। यहाँ पे कुछ करना नहीं होता, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो ये दूसरे केस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा और क्लास इंटरवल मान लीजिए कि हमारे पास दिया गया है K0 से K1, K1 से K2, इस तरीके से Ki-1 से Ki, फिर इसके बाद यहाँ पे Kn-1 से Kn। ये आपके पास क्लास इंटरवल दिया है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 है, f2 है, fi है और यहाँ पे fn है। ठीक है, ये इस तरीके से केस दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन इस पे कुछ करते हैं तो अब आपको बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसी को हम लोग x लिखते हैं। मिड पॉइंट क्या, क्लास इंटरवल का। ये क्या हो जाएगा K0 प्लस K1 अपॉन 2,
इसी को हम यहाँ x1 लिखते हैं, फिर k1 प्लस k2 अपान 2, ये हो जाएगा x2। इसी तरीके से यहाँ xi आएगा और इसी तरीके से यहाँ पे xn आएगा। ठीक है, दोनों लिमिट्स का जोड़ अपान 2, यहाँ पे दोनों लिमिट्स का जोड़ अपान 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये दूसरे केस में कन्वर्ट हो गया। अब x इंटू एफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, x1 f1 x2 f2 अप टू xi fi अप टू xn fn। तो यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे और इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा हमारे पास इस केस में, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन हमारा हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 1 अपान समेशन i बराबर 1 टू n fi और समेशन i बराबर 1 टू n fi xi। तो इसी को और अगर हम लिखना चाहें तो यही था हमारा 1 अपान n और समेशन i बराबर 1 टू n fi xi। ये हमारे पास टोटल अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे केस में। ठीक, अब इस अर्थमेटिक मीन में कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या थी, तो जैसे सपोज करिए कि हमारे पास क्वेश्चन एक दिया गया है, मान लेते हैं क्वेश्चन है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। इसमें क्या है, x का मान यहाँ पे दे दिया गया है, क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तीनों केसेस में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन में, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, टोटल सम अपान टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपान टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल सम निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 4 5 9 9 9 18 तो 20 5 25 अपान 5 आया, ये क्या हो जाएगा 5, इस आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब सपोज करिए कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकालना है लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई हो। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो यहाँ पर मान लीजिए x, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि x का मान दिया गया है कुछ और f का मान दिया गया है, यहाँ 2 4 6 5 इस तरीके से दिया गया है मान। छोटे ही डेटा रहते हैं तो हम लोग भी छोटे ही डेटा लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहे। फिर यहाँ पे 1 3 4 2, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं सोल्यूशन में इसके, कि सबसे पहले यहाँ पे x इंटू एफ निकालते हैं। x इंटू एफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 12, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 24 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा उसमें क्या लिखते हैं हम लोग कि समेशन i बराबर 1 टू n एफ आई एक्स आई अपान समेशन आई एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल समेशन, यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारा टोटल समेशन क्या हो जाएगा, टोटल ये जो जोड़ हमारा हो जाएगा 4 2 6 3 9 1 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और ये 36 हुआ, 36 और 2 38 10 48, ये 48 हुआ अपान ये 10 हुआ, ये हो जाएगा 4.8 आपका आंसर। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन निकालने के तरीके शॉर्टकट में बताए जा रहे हैं क्योंकि बीएससी का सिलेबस नहीं है ये। बीएससी के सिलेबस में क्या है कि लेट ये फिर ये टेबल बनाइए, फिर एक्स लिखिए, फिर एफ लिखिए, सोल्यूशन आपको मेन होना चाहिए। ठीक है, एएसओ जेएसओ के पेपर में आप क्या कंपटीशन में है, एकेडमिक्स में नहीं है। एकेडमिक्स में क्या होता है कि नंबर पाने के लिए आपको स्टेप बना के लिखने होते हैं। आपको यहाँ पे जो जेएसओ एएसओ का एग्जाम है उसमें क्या है शॉर्टेस्ट तरीके आपके चाहिए। ठीक है, तो मुझे जैसे हल करना होता पेपर में दिया रहता तो ये डायरेक्टली यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर देता, फिर सबसे पहले क्या करता 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10 आ गया, मतलब एक पॉइंट पे दशमलव लगना है, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए
कि 2 हुआ और यहाँ 12 हुआ, 12 2 14 हुआ, और ये 24 24 24 12 36 हुआ, 36 2 38 हुआ, 10 48 हुआ, 4.8। मतलब पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है अगर कैलकुलेशन अगर आप इस तरीके से छोटा रहे तो। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तीसरा केस, क्वेश्चन फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, इसमें इस तरीके से चलिए लिख देते हैं। मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया गया, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी गई, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है फिर से। ठीक है, मान लेते हैं या यहाँ 4 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं इसके सोल्यूशन के लिए, हम इसी में सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को एक्स से लिखते हैं। मिड पॉइंट किसका होता है, क्लास इंटरवल का। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5। यहाँ पर देखेंगे 15 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे 35 आएगा। ये आपका एक्स का मान हुआ। अब अगला पॉइंट क्या होता है, एक्स इंटू एफ हमें निकालना होता है। ये क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 15 दूना 30 और 25 तिया 75 और ये 35। इसका टोटल जोड़ निकाल लीजिए, 0 और हाँ 4 और 7 11, 3 14 2 16, 160 हुआ। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि समेशन i बराबर 1 to n xi fi अपॉन समेशन i fi। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 160 बटे 4 3 7 2 9 1 10। तो ये क्या हो जाएगा 16 आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी अगर कहीं मान लीजिए गड़बड़ी हो जाए तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मास्टर का कैलकुलेशन गलत है, मास्टर भी आदमी है। ठीक है, आदमी का कैलकुलेशन गलत हो सकता है, मास्टर आदमी है, भगवान नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारे भी कैलकुलेशन पॉसिबल हैं। प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं, प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ाएंगे तो किसी भी चीज़ की संभावना 1 नहीं होती। ब्रह्मांड में कुछ भी घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती। तो अगर हमारे पास कहीं कैलकुलेशन गलत होता है तो वो ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि स्पीड में अगर जब कैलकुलेशन आप करते हो तो संभावना बढ़ती है कि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। हालांकि अभी तक तो हमें नहीं लग रहा कि गलत है। ठीक है, तो ये हुआ अर्थमेटिक मीन तक। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। और प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं तो, और इन प्रॉपर्टीज़ पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहली प्रॉपर्टी अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ values from its mean is 0। मतलब ये कि सभी अलजेब्रिक सम का मतलब जो प्लस के साथ है प्लस और जो माइनस साइन के साथ आए उनको माइनस साइन के साथ अगर हम जोड़ लें तो टोटल अलजेब्रिक सम हमारा 0 होता है। ये प्रॉपर्टी आपसे कई बार पूछी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास x कोई ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 डॉट डॉट xn, तो x माइनस एक्स बार का पॉइंट निकालें तो x1 में x बार, फिर x2 में x बार, फिर अप टू xn में x बार निकालें। ठीक है, ये माइनस कर दें तो जो ये टोटल मान आएगा, जो टोटल मान आएगा समेशन x माइनस एक्स बार, इसका मान 0 होगा। ठीक है, ये जो सम टोटल आएगा इसका मान अलजेब्रिक सम मतलब प्लस वाले के साथ प्लस साइन के साथ, माइनस वाले को माइनस साइन के साथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल मान आपका 0 होगा। ठीक है, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस sum of square of deviations from its mean is
मिनिमम, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, मतलब यहाँ पे जो हम डेविएशंस निकाले हैं ये इनका जोड़, नॉर्मल जोड़ तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर इनके स्क्वायर का हम जोड़ निकालें तो ये मिनिमम होता है जब ये x बार से कैलकुलेट किया जाए। और ये प्रॉपर्टी भी आपसे बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज मिनिमम व्हेन in that case if we are calculating the deviations from any other point like median, like mode, like geometric mean, harmonic mean, तो उस केस में जो भी हमारे पास जो वैल्यू मिनिमम आएगी, मतलब डेविएशंस का मतलब क्या हो गया कि x में से आप घटाइए, x बार को घटा दीजिए, ये डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया, x में से ज्योमेट्रिक मीन घटाइए तो डेविएशन फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन हो गया, x में से हार्मोनिक मीन घटाइए तो डेविएशन फ्रॉम हार्मोनिक मीन हो गया, x में मीडियन घटा दीजिए, x में मोड घटा दीजिए, तो करेस्पॉन्डिंग डेविएशंस आ गए। इन डेविएशंस का स्क्वायर करिए, मतलब इनका स्क्वायर करिए, तो ये इन जितने भी कैलकुलेशन है उसमें सबसे मिनिमम आपका ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ये सबसे मिनिमम होगा। यही प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है, यहाँ यही चीज आपसे कह रहा है कि यहाँ पर ये मिनिमम कहाँ पे होता है, तो मिनिमम अबाउट मीन होता है, ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस होता है वो मिनिमम होता है कहाँ से, इसके मीन से, ठीक है। अब इसके बाद एक अगली जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कई सीरीज दी गई हों, कई डेटा सेट दिए गए हों, तो उस केस में जो हमारे पास यहाँ पर जो कंबाइंड मीन होगा, सीरीज का कंबाइंड मीन होगा, वो हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट वी हैव के सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हैविंग के सीरीज हैविंग मीन x1 बार, x2 बार अप टू xk बार and number of observations n1 n2 up to nk रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली अगर ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दिए गए हो, मतलब पहली सीरीज का मीन x1 बार है और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 है, दूसरी सीरीज का मीन हमारा x2 बार है और इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n2 हैं, अंतिम सीरीज का हमारे पास जो मीन है वो xn बार है, xk बार है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस nk हैं, ठीक है। तो अब सभी सीरीज को अगर हम एक साथ मिला दें तो उनका कंबाइंड मीन क्या होगा, कंपोजिट मीन क्या होगा, तो कंपोजिट मीन ये हो जाएगा x बार और इसको लिखते हैं क्या, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस आगे nk xk बार अपान n1 प्लस n2 प्लस आगे nk, ठीक है। ये आपका कंपोजिट मीन हो जाएगा जो भी आपके पास डेटा रहेगा। अब जैसे कभी कभी यहाँ पे पूछ लिया, आपके एप्लीकेशन के रूप में दे देता है, एप्लीकेशन में क्या दे देता है कि अगर आपके पास यहाँ पे दो सीरीज है, पहली सीरीज का जो मीन है, फर्स्ट सीरीज का मीन है x1 बार और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है, दूसरी सीरीज में है x2 मीन है और n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इन दोनों सीरीज का कंपोजिट मीन जो होगा, कंपोजिट मीन होगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपान n1 प्लस n2, ये आपका कंपोजिट मीन हो जाएगा फॉर इन केस ऑफ टू सीरीज, ठीक है। यहाँ पर ये हमने फार्मूला क्या लिखा है, जनरल सीरीज का 3 रहेगा तो ये n3 तक जाएगा, 4 रहेगा 4 तक जाएगा, 10 रहेगा 10 तक, k रहेगा k तक, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है और ये भी आपसे पूछा गया है। ये जो बता रहे हैं कि पहली सीरीज का मीन n1 है,
सॉरी x1 बार है, दूसरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है, और दूसरी सीरीज का हमारे पास जो मीन है वो x2 बार है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 है। तो उस केस में कंपोजिट मीन जो हो जाएगा n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है। अब इसकी हम मेरिट डिमेरिट की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो हमारी मेरिट होती है, मेरिट्स में क्या है, पहला इट इज रिजिडली डिफाइंड, ठीक है। दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तीसरा इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। अगला इट इज सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट। ध्यान में रखिएगा, अन्य सीरीज की तुलना में इसका जो कैलकुलेशन होता है ये आसान होता है। अब देखेंगे जो आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास यहाँ पे लिखा गया था, कहाँ लिखा गया था, ये यहाँ पे। इसमें देखेंगे तो 4 2 6 हमने यहाँ पे लिखा था आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन 4 में से 6 में से यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये लगभग 4 होल्ड कर रही है और ये मैक्सिमम होल्ड कर रही है। ये प्रॉपर्टी में 4 होल्ड कर रही है, बाकी अदर जो मेजर्स आएंगे उसमें इतनी भी नहीं होल्ड करेगी। तो उस केस में इस जो हमारे पास मेजर है या जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है इसको हम कहते हैं कि दिस इज आवर आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो इसकी पहले डिमेरिट लिख लेते हैं, फिर नोट में आपको चीज़ें लिखवा देते हैं। तो इसकी डिमेरिट क्या हो जाएंगी, डिमेरिट में जो इसकी 2 प्रॉपर्टीज नहीं होल्ड कर रही वही यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे डिमेरिट में क्या है कि इट इज मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो हो जाएगी उसको 1 सेकंड बता रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और ये यहाँ पे इसका फ्यूचर में यूज होता है, यहाँ पे सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन फ्यूचर, मतलब जब तक अभी हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन तो कैलकुलेट ही करते रहेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें घर से 5,000 रुपये मिलता है महीने का, तो महीने में 30 दिन हुए, या 6,000 मिला 30 दिन हुए, या 12,000 मिला 30 दिन हुए, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर डे का हमारा खर्चा कितना आ रहा। तो ये चीज़ हमारे पास होती है, ये यूज फ्यूचर में यूज होगा अभी के लिए, बाकी भविष्य में कोई नई टेक्नोलॉजी आए, कोई नया मेजर आ जाए तो उसकी चर्चा अभी नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में, अभी भविष्य का मतलब कल परसों नरसों अभी यूज होगा ये, ठीक है। उसके बाद बाकी 10 साल 15 साल 20 साल बाद क्या होता है, हम ही आप में कितने लोग रह जाते हैं, ये मतलब कहना मुश्किल है। इसीलिए जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो, लाइफ का एंजॉय करो, उसके बाद बाकी आप लोगों को पता है सारी चीज़ें कि दुनिया में जो आया है वो जाएगा, और जाएगा तो पुनः आएगा, इसकी गारंटी तो नहीं है, और ना ही कोई गारंटी दे सकता है। जो भी यहाँ पे बाबा लोग होते हैं ना गारंटी ले सकते हैं ना गारंटी दे सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। मेरा अपना मानना है कि आप लोग 1 साल अगर सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो आप लोग कम से कम 5 लाख रुपए का लॉस कर रहे हैं, मिनिमम 5 लाख रुपए का लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए अपने 5 लाख रुपए मतलब 365 दिन में 5 लाख रुपए का आप लॉस कर रहे हैं। मतलब 5 लाख रुपए का एक तरीके से माना जाए तो 12 पंचे 60, मतलब वही लगभग 12 चौको 48, 40 से 50 हज़ार के बीच में आप लोग मंथली लॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिटायरमेंट की एज आपकी 60 ही रहेगी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 60 साल आप जोड़ लीजिए,
जैसे मान लीजिए कि आपकी अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपका जीवन का कैलकुलेशन ही बता देते हैं। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ सन 2000 है, इसमें आप 60 जोड़ लीजिए। 2060 में आपका रिटायरमेंट होगा। आप चाहे 35 साल में नौकरी पाइए, 40 साल में पाइए या 20 साल में पा जाइए, ठीक है। रिटायरमेंट आपका डेट ऑफ बर्थ में 60 जोड़ लीजिए, तो उस साल आपका रिटायरमेंट होना है। मतलब रिटायरमेंट जो नौकरी का टाइम पीरियड है आपका घटता जाएगा अगर आप 4 साल बाद नौकरी पाते हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी समस्या, दिक्कत, परेशानी के लिए डायरेक्टली कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इस टाइप का अगर कोई समस्याएं हैं तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा इसके जो प्रॉपर्टीज़, डिमेरिट है। डिमेरिट इसकी दूसरी क्या है कि यहाँ पर अगर हमारे पास ओपन एंड क्लास इंटरवल हो, ये भी पूछा गया है जो हम बताने जा रहे हैं। ओपन एंड क्लास इंटरवल हो तो उस केस में हम अरिथमेटिक मीन का मान कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल। ओपन एंड क्लास इंटरवल, ऐसा क्यों जान रहे हैं? ओपन एंड क्लास इंटरवल का मतलब जैसे मान लीजिए 0 और 1 है, इधर से ये क्लोज्ड है और इधर से ओपन है। ओपन का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट लिखा गया है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज्ड का मतलब होता है कि ये पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब अगर इसको हम लिखना चाहें x की लिमिट, इसका मतलब ये 1 तो इंक्लूडेड है लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर ये इधर ऐसे लिखा रहता 0 1 तो इसका मतलब क्या होता कि ये 0 तो इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही हमें नहीं पता चल पाएंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसलिए ओपन एंड क्लास इंटरवल के केस में या ओपन क्लास इंटरवल के केस में हम इसका मान कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे दूसरी इसका ड्रॉबैक हो जाएगा। सॉरी तो ठीक है, हाँ, इसको पढ़ा रहने देते हैं ताकि आपके पीडीएफ में आए तो आप लोग देख सकें। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी हम अगले पेज पे आ रहे हैं। तीसरी डिमेरिट प्रॉपर्टी कह रहे हैं, सॉरी। तो तीसरी डिमेरिट इसकी क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो हमारे पास डेटा दिया गया है, ये डेटा हमारे पास जो है मैथमेटिकल डेटा है। अगर मैथमेटिकल डेटा के स्थान पे हमारे पास मतलब क्वांटिटेटिव डेटा दिया गया है, अगर क्वांटिटेटिव के स्थान पे हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा अगर दे दिया जाए तो उस केस में भी हम इसका मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको का, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। ध्यान में रखिएगा ये क्यू है यार। इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा के केस में हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके जो अलग अलग मान रहेंगे, जो हमारे पास कुछ अदर कैलकुलेशंस रहेंगे, हम उस पर उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं उनको हम देख लेते हैं। और हालांकि ये क्वेश्चंस आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पहला है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सोल्यूशन क्या है कि इसमें देखिए हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + अप टू n तक। फर्स्ट n नेचुरल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है, ये क्या हो जाएगा n +
इसका जोड़ n प्लस 1/2 अपान टोटल n, तो ये n कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो जोड़ आता है ये हमारा n प्लस 1/2 आता है। ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का अर्थमेटिक मीन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन स्क्वायर का, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करिए, फिर जोड़ लगाइए और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसका जोड़ क्या होता है n/6 n+1 और 2n+1, ठीक है, अपॉन n, तो n कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 n+1 और 2n+1, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर क्यूब का निकालना हो तो आप क्यूब का निकाल सकते हैं, जो भी आपका डेटा सेट कहाँ रहेगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पर x का मान दिया गया है 1 2 n तक, और फ्रीक्वेंसी इसके करस्पॉन्डिंग है, मतलब नेचुरल नंबर जो है वही सेम फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में हमारे पास इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, तो सलूशन के लिए आपको बताया गया था क्या निकालते हैं, x इंटू एफ का x इंटू एफ, इसका मान क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, फिर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन i xi fi अपॉन समेशन i fi, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस आगे अप टू n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस अप टू n तक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जोड़ n/6 n+1 और 2n+1, ठीक है, 2n+1, ये हो जाएगा 2n+1 अपान, इसका जोड़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसका जोड़ हमारे पास हो जाएगा n/2 और n+1, तो ये n+1 ये कट जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n+1 अपान, आपका ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट याद रखिएगा डायरेक्टली, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आ जाएंगे तो आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएंगे, और इनका कैलकुलेशन कोशिश ये करिए कि अगर ये याद रहते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं तो इनका सोल्यूशन डायरेक्ट आपको लगाना पड़े, सॉल्व भी ना करना पड़े, आपकी टाइम की सेविंग हो, ठीक है। तो आज की ये क्लास टोटल हमारे पास अर्थमेटिक मीन पे थी, और अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चंस इसमें से छूटता है, इसकी अलग कोई प्रॉपर्टीज छूटती हैं, तो हम उसको प्रैक्टिस सेट में आपके कवर करा देंगे। प्रैक्टिस सेट वाला पोर्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे, और ये क्लासेस कुछ दिन बाद पेड कोर्सेज में चली जाएंगी। ओनली 99 रुपीज़ अभी फीस रखी गई है, तो आप लोग इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। फीस बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे जाइए और इस कोर्स को अवेल करिए। अगर कोई परेशानी आती है तो ये नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और बाकी जो समस्याएं परेशानी है वो चीज़ें यहाँ पे आपको सॉल्व आउट करा दी जाएंगी, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे जैसे मतलब कोर्स परचेज कर लिए हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो जो आपके नोट्सेस हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, हम उनको आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और ताकि आपको जो है आसानी हो यहाँ पे मतलब बाकी प्रैक्टिस सेट हल करने में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।